जय हिंद। आप सभी बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 3D त्रिविमीय ज्यामिति और कल मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 11.1 पढ़ाई थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ 11.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला बेसिक सवाल मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं, दर्शाइए कि दिक कोसाइन इतने वाले 3 रेखाएँ परस्पर लंब हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं वापस। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई 2 रेखाएँ दी जाएँ, जैसे मान लीजिए कोई 2 रेखाएं, ये इस रेखा के अगर आपको दिक अनुपात पता है, दिक अनुपात जो कि कल मैंने आपको बताया था कि दिक अनुपात को हम लोग A1, A2, A3 से शो करते हैं। और मान लीजिए अगर दिक कोसाइन पता है, कुछ भी आपको दिया जाए, अगर दिक अनुपात दिया जाए तो ये होगा, और दिक कोसाइन मान लीजिए अगर दिए हैं तो वो LMN मान लेते हैं, ठीक है। और इस रेखा के अगर आपको दिक अनुपात दिए जाए, दिक अनुपात, ध्यान से समझिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, देखिएगा क्या शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा। और यदि दिक कोसाइन दिए जाएं, दिक कोसाइन मान लेते हैं इस वाली रेखा के कैपिटल M और कैपिटल N है। मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी 2 रेखाएँ दी जाएँ और उन 2 रेखाओं के अगर आपको दिक अनुपात पता है या फिर दिक कोसाइन पता है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि दोनों रेखाएं लंब हैं या फिर समांतर हैं। अगर इफ यानी कि रेखाएं अगर समांतर हैं तो समांतर में क्या होगा, समांतर में उनके दिक अगर आपको दिक अनुपात दिए तो सवाल को ऐसे लगाओगे, A1 अपॉन स्मॉल a1 अपॉन कैपिटल A1 का रेशियो बराबर आना चाहिए स्मॉल a2 बटे कैपिटल A2 स्मॉल a3 अपॉन कैपिटल A3। जहाँ पे A1, A2, A3 जो आप देख रहे हो वो क्या है, पहली रेखा के दिक अनुपात, और कैपिटल A1, A2 जो आप देख रहे हो वो दूसरी रेखा के दिक अनुपात हैं। अगर उनके दिक अनुपातों का अनुपात यानी कि रेशियो सेम आता है, इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर आपको दिक अनुपात नहीं दिया गया, दिक कोसाइन दिया गया, तब कैसे लगाओगे, तो दिक कोसाइन का अनुपात मतलब अगर इस रेखा का दिक कोसाइन L है, इसका हम लोगों ने कैपिटल L बराबर और आना चाहिए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N के। ये कब केस है, क्या सिद्ध करने के लिए है, दोनों रेखाओं को हम लोग समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, पैरेलल हैं। इसके लिए अगर दिक अनुपात दिए हैं तो उनका रेशियो हमेशा कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर रेखाएं लंबवत कही जाएं आपसे, परपेंडिकुलर, लंब में आपको क्या दिखाना है, अगर दिक अनुपात दिए गए हैं तो उनका मल्टीप्लाई मतलब A1 का मल्टीप्लाई कैपिटल A1 से प्लस स्मॉल A2 का मल्टीप्लाई कैपिटल A2 से प्लस स्मॉल A3 का मल्टीप्लाई कैपिटल A3 से, तीनों का मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए, तीनों का मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए आपको दिक अनुपात नहीं दिए हैं, दिक कोसाइन दिए हैं, तो स्मॉल l का मल्टीप्लाई स्मॉल कैपिटल L से प्लस m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N बराबर 0 आना चाहिए। अगर उनका मल्टीप्लाई करने पर उनके दिक कोसाइन हो या फिर दिक अनुपात हो, उनका मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए, अगर वो 0 आ जाए तो समझ जाइए कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। अब आप सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला कब लगाया जाए, तो मैंने आपको दोनों बताए, ये दिक अनुपात में है और ये दिक कोसाइन में। अगर आपको रेखाओं में दिक कोसाइन दिया है तो दिक कोसाइन से लगाइए, अगर आपको रेखाओं में दिक अनुपात दिया गया है तो दिक अनुपात से लगाइए। यहाँ पर हम लोगों ने दिक अनुपात को, पहली रेखा के दिक अनुपात को माना है A1, A2, A3 जो कि स्मॉल में लिखे हैं, और दूसरी रेखा के दिक अनुपात को माना है कैपिटल A1, A2, A3। इसी प्रकार पहली रेखा के दिक कोसाइन को माना गया है स्मॉल से LMN और दूसरे को माना गया कैपिटल LMN, ठीक है। तो समांतर में आप रेशियो बराबर दिखाओगे और परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत में उनका मल्टीप्लाई 0 दिखाओगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट भी दे रखा है, मैंने यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख भी दिया है। यहाँ पे लिखा है समांतर, ये आप देख रहे हो समांतर में रेशियो बराबर आना चाहिए। ये क्या है? दिक् अनुपात, और ये क्या है? दिक् कोसाइन। अगर लंब दिखाना है, ये लंब का साइन आप जानते हो इस तरह होता है, लाइन खींच के इस तरह। और लंब में अगर आपको दिक् अनुपात दिए, दिक् कोसाइन दिए हैं, दिक् अनुपात दिए हैं तो ये फार्मूला। अगर दिक् अनुपात नहीं दिए, दिक् कोसाइन दिए, तब कैसे लंब सिद्ध करोगे? तब भी यही फार्मूला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला सवाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन इतने और इतने और इतने, अब देखो 3 ये है, 3 ये, 1 ये, फिर 2 ये, 3 आपको दिखाने की दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 3 रेखाएं परस्पर लंब हैं। एक रेखा में 3 दिक् कोसाइन होते हैं, क्योंकि हम लोग LMN से शो करते हैं। 3 रेखाएं, तो पहले के 3, दूसरे के 3, फिर तीसरे के 3। आपको दिखाना है कि तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। तो लंब के आपको मैंने बताया था, पहली रेखा के दिक् कोसाइन आपको इस तरह सिद्ध करोगे, पहली व दूसरी रेखा के लिए, पहली व दूसरी रेखा के लिए पहली व दूसरी रेखा के लिए क्या होगा? अगर आप उनके और क्या दिए गए हैं, दिक् कोसाइन दिए गए हैं, और दिक् कोसाइन को आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों को, और कैसा सिद्ध करना है? लंब सिद्ध करना है। तो दिक् कोसाइन से लंब, तो आपको अभी मैंने बताया दिक् कोसाइन से लंब होने का प्रतिबंध ये है। ठीक है, तो पहली रेखा में आप देखें तो स्मॉल l का मान क्या है? 12/13। स्मॉल m का मान क्या है? पहली है, दूसरी है, माइनस का 3/13। स्मॉल n का मान है -4/13। कैपिटल L का मान दूसरे में देखो ध्यान से, 4/13। कैपिटल M का मान है 12/13, और कैपिटल N का मान है 3/13। तो लंब के लिए आप जानते हो, लंब होने के लिए आप जानते हो फार्मूला है स्मॉल l कैपिटल L प्लस स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल n कैपिटल N का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल l का मान 12/13, कैपिटल L का मान है 4/13, इसका मान है स्मॉल m का मान -3/13, कैपिटल M का है 12/13, स्मॉल n का है -4/13, और इसका मान है 3/13। देखते हैं क्या ये 0 आएगा। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 48/169 -36/169 माइनस का 12/169। एलसीएम आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों में सेम है, तो 48 माइनस का 36 माइनस 12 आ जाएगा 48। तो 48 माइनस 0 ये हो जाएगा पूरा, तो 169। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पहली रेखा और दूसरी रेखा के मैंने दिक् को साइन से उनका मल्टीप्लाई कराया है और वो 0 आ गया है। ये दर्शाता है कि दोनों रेखाएं कैसी परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी 0 आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं इतना। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं दूसरी और तीसरी रेखा के लिए, दूसरी व तीसरी रेखा के लिए। दूसरी रेखा में पहले दोस्तों आप देख रहे हैं L का मान है 4/13, M का मान है 12/13 और N का मान है 3/13। इसमें कैपिटल L का मान है 3/13। अब अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा है -4/13, और कैपिटल N का मान है 12/13। आपको शो कर रहा है कि रेखाएं कैसे लंबवत हैं, और ये क्या LMN होता है? दिक् कोसाइन। और दिक् कोसाइन में लंब होने का प्रतिबंध जो है उनके मल्टीप्लाई को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये लंब का साइन बना है, और दिक् कोसाइन में ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप L इंटू कैपिटल L स्मॉल m कैपिटल M प्लस N इंटू कैपिटल N, अगर इसका मान 0 आ जाए तो समझ जाओ ये लंब है। ठीक है, आप लिख लेना लंब होने के लिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए। तो स्मॉल l का मान 4/13, कैपिटल 3/13, इसमें 12/13, और ये है माइनस का 4/13 प्लस का 3/13 इंटू 12/13।
कैसे मल्टीप्लाई करो, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई, तो 4 कहीं 12 मल्टीप्लाई आप कर देंगे। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम सेम है, तो 12 माइनस 48 प्लस का 36, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 36 बटे प्लस का 36, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे -36 प्लस 36 -36 कैंसिल, 0 आ जाएगा और 0 पे 169 का डिवाइड करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आप लिख दोगे इससे स्पष्ट है कि दूसरी और तीसरी रेखाएं लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि दिक को साइन का आपस में मल्टीप्लाई कराने पर उनका सम जो आया है वो कितना आया, 0 आ गया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा पार्ट आप इसका करेंगे। मैंने लिखा है पहली और दूसरी का निकाला है, दूसरे और तीसरे का निकाला है। अब आप निकालोगे पहले और तीसरे का दिक को साइन से का मल्टीप्लाई कराने पर जोड़िएगा, तुरंत 0 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाया था कि यदि आपको 2 बिंदु दिए जाएं तो आप दिक को साइन कैसे निकालोगे, सबको पता होगा। 2 बिंदु अगर आपको दिए जाएं तो उनका दिक को साइन कैसे निकालना है, ज़रा ध्यान से देखें। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट गिवन है, इस वाले का ये पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, और इसके गिवन है x2 y2 z2। तो आप कह सकते हो जो दिक को साइन, अरे दिक अनुपात जो है उसको आप कैसे निकालते हो, दिक को साइन a1 कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 कल पढ़ाया था। a2 का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और a3 का फार्मूला है z2 माइनस z1। ये फार्मूला लोग कब लगाते हैं, जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएं इस तरह और कहा जाए उनके दिक अनुपात क्या है। तो दिक अनुपात को हम लोग जानते हैं a1 a2 a3 से शो करते हैं, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। दिक अनुपात को हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो शुरुआत से a1 a2 a3 मान के चल रहे हैं। और कैसे निकाला जाएगा, जब 2 पॉइंट दिए जाते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब सुन ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दर्शाइए कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। आपको कुल इस तरह दिया गया है, ध्यान से देखें अगर फिगर, आपको 2 बिंदु शुरुआत में दिए गए हैं 1 -1 2 और यहाँ पर दिया गया है 3 4 -2 और फिर एक और रेखा है, ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा आपको दी गई है, दूसरी रेखा आपको दी गई है, दूसरी रेखा है 0 3 0 3 2 3 5 6, ये दिया गया। अब आपको दिखाना है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, आपस में परपेंडिकुलर में मैंने समांतर बना दी, आपको दिखाना है ये लंब है। तो कैसे लंब है, आप इसके दिक अनुपात निकाल लो और इसके दिक अनुपात निकाल लो। लंब होने के लिए दिक अनुपातों का आपस में मल्टीप्लाई कराने पर, उनको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो पहली रेखा के दिक अनुपात आप लिखोगे, पहली रेखा के दिक अनुपात a1 का मान क्या आएगा, फार्मूला होता है x2 माइनस x1। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ठीक है। मेरे साथ करिएगा सब लोग, देखिएगा ध्यान से। x2 की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि पहली रेखा की बात कर रहे हैं, पहली रेखा आपको इसको देखना ध्यान से, x1 y1 z1 x2 y2 z2। फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, x2 की वैल्यू 3, बीच में क्या आता है माइनस, x1 की वैल्यू 1, यहाँ से आएगा कितना 2। इसी प्रकार से आप a2 निकालो, a2 क्या आएगा y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस माइनस प्लस, a2 की वैल्यू आ गई 5। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि a3 की वैल्यू क्या आएगी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि पहली रेखा में a3 की वैल्यू क्या आएगी। फार्मूला आपके सामने z2 माइनस z1 से लगा के बताओ पहली रेखा के लिए क्या आएगा, पहली रेखा के लिए क्या है आएगा a3 की वैल्यू। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे, हाँ a3 बढ़िया। सुनिए क्या फार्मूला है, Z2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 माइनस का साइन, Z1 की वैल्यू मेरे पास दोस्तों 2, तो यहाँ से क्या आ गया a3 बराबर माइनस का 4। इसी प्रकार से आप लिखोगे दूसरी रेखा के दिक अनुपात निकालना है। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A1 मान लो, कैपिटल A1 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है, ये इस बार x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है 0, ये कितना आ गया 3।
A2 निकाल लो। A2 क्या होता है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू ये है, उसके नीचे 5 माइनस का y1 की वैल्यू 3। इसी प्रकार से A3 की वैल्यू क्या आएगी, Z2 मतलब 6 माइनस Z1 मतलब 2। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये वैल्यू आएगी कितनी 2 और ये वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब आपको दिखाना है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, लंब हैं। और लंब के लिए आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो क्या होता है, आप लिखोगे लंब होने के लिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए क्या होता है कि स्मॉल a1 कैपिटल A1 प्लस A2 कैपिटल A2 A3 कैपिटल A3 का मान 0 आना चाहिए। स्मॉल a1 का मान मेरे प्यारे दोस्तों आया है 2, कैपिटल A1 का मान 3, स्मॉल a2 का मान 5, इसका मान आया है 2 और ये आया है माइनस का 4 और ये आया है 4। ठीक है, यहाँ तक आ गया। 4 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 चौको 16। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करें अगर आप, चलिए फिगर इस तरह स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ तक आ गए हम लोग। आप इस तरह कर लेना, कितना आ गया 16 माइनस 16, यहाँ से आ गया कितना 0। 0 आने का मतलब है कि दोनों रेखाएं कैसे हैं, लंबवत हैं। ये सवाल मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने लगाया है दिक् अनुपात से। कैसे निकाला दिक् अनुपात, आपको 2 पॉइंट गिवन थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पहली रेखा से, और इसी प्रकार से दूसरी रेखा के दिक् अनुपात निकालिए। आपस में मल्टीप्लाई कराने पर उनका योग कितना आना चाहिए, सम उनका आना चाहिए 0, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, यहाँ पे शॉर्ट में भी मैंने लिख दिया। चलिए सवाल नंबर बढ़ते हुए हम लोग तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर में प्यार दोस्तों देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर में दर्शाइए कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। बिल्कुल वही सवाल है, इस बार बस समांतर सिद्ध करना है। वहाँ पे लंब में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, समांतर में मेरे प्यार दोस्तों उनका रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहली रेखा में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। A1 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, है ना, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, चलिए लिख लेते हैं। पहले में आपको देखिए पॉइंट गिवन है 4 7 8 और दूसरे में पॉइंट गिवन है 2 3 4 और ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। पहली रेखा के लिए स्मॉल a1 क्या निकालना है, दिक् अनुपात आप लिख लेना। पहली रेखा के दिक् अनुपात क्या फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, माइनस का 2 किसकी वैल्यू a1। इसी प्रकार से आप a2 निकाल लो। a2 क्या होता है y2 माइनस y1, बहुत आसान है, 3 माइनस y1 की वैल्यू 7, यहाँ से आप सॉल्व करोगे माइनस का 4। इसी प्रकार से आप a3 निकाल लोगे, z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू 4 है, z1 की वैल्यू 8 है, यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस का 4। ये आ गया पहली रेखा के दिक् अनुपात a1 a2 a3 से हम लोग दिक् अनुपात को शो कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप दूसरी रेखा में आप देखो, सवाल में आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, सामने भी लिखा है मैंने -1 -2 1 और ये लिखा है 1 2 5, x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ से आप कह सकते हो कैपिटल A1 की वैल्यू x2 माइनस x1 से, देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा है, x2 की वैल्यू 1 माइनस का साइन x1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से कितनी आ गई 2 कैपिटल A1। इसी प्रकार से आप कैपिटल A2 निकालो, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 माइनस का साइन y1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 4। इसके बाद आप A3 निकाल सकते हो, z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है 5 माइनस z1 की वैल्यू 1, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 4। अब आपको बताना है समांतर है, तो आपको लिखोगे समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या है कि स्मॉल a1 बटे कैपिटल A1 बराबर स्मॉल a2 बटे कैपिटल A2 बराबर स्मॉल a3 अपॉन कैपिटल A3। स्मॉल a1 का मान मेरे प्यारे दोस्तों -2, कैपिटल A1 का मान 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू क्या है -4 और इसकी वैल्यू है A2 की वैल्यू 4। A3 की वैल्यू यहाँ से निकाले आप -4 और इसकी वैल्यू है 4।
अगर आप देखिए सब कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1, यहाँ पे देखिएगा इसके बाद -1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा -1, और ये इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1। आप देखें तीनों -1 आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सेम है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों रेखाएं कैसे हैं, परस्पर समांतर हैं, क्योंकि उनका रेशियो आप देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान था, बस इतना याद रखिए, लंब में आपको मल्टीप्लाई का सम करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और पैरेलल यानी कि समांतर सिद्ध करने के लिए उनका अनुपात बराबर आना चाहिए। अगर दिक् अनुपात से लगा रहे हैं तब भी वही फार्मूला, और दिक् कोसाइन से लगा रहे हो तब भी वही फार्मूला है, बस साइन चेंज हो जाता है। दिक् अनुपात A1 A2, दिक् कोसाइन LMN। क्वेश्चन नंबर मेरे पास दोस्तों 4 लिखा है। 4 में क्या लिखा है ध्यान से देखें। बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात की जो सदिश इतने के समांतर है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बिंदु से जाने वाली एक बिंदु, ये आप अब क्या करिएगा, एक बिंदु से जाने वाली तथा सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। इसका फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आप लैम्डा जहाँ पे आप देख रहे हो ये कोई भी कांस्टेंट टर्म्स लिखा है, कुछ भी हो सकता है, +2 -2 आप म्यू भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म्स है सी भी लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर जो बुकों में से होता है वो लैम्डा लिख दिया जाता है। तो आप ये लैम्डा लिखने का प्रयास करें, म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला कब लगाओ कि जब कोई भी रेखा एक बिंदु से जा रही है और दूसरे के क्या है, समांतर। इसको अगर आप इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए हम लोगों को जो सदिश निकालनी है, ये बी वेक्टर आपको दिया है, एक हम लोगों को ऐसा सदिश बताना है जो बी के समांतर बिल्कुल जा रहा हो, जो बी के समांतर हो और ए वेक्टर से जा रहा है या ए बिंदु से जा रहा है। तो ऐसे सदिश का समीकरण क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ऐसे सदिश का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सवाल नंबर 4 तो देखिए, उसने क्या कहा है, 4 में क्या कहा कि बिंदु ए से जाने वाले, तो ए का मान क्या है आपके लिए, ए का मान है 1 2 3। इसको आप अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वेक्टर में क्या आ जाएगा, i + 2j + का 3k। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, जिसके समांतर आप देखो, बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है यानी कि समांतर वाले को आप हमेशा बी से डिनोट करना। तो बी की वैल्यू क्या है, 3i + 2j - का 2k। तो ऐसे आप फार्मूला लिखना, क्या फार्मूला लिखोगे स्टेटमेंट में कि एक बिंदु से जाने वाले इतने के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से आप कह सकते हो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू i + 2j + का 3k, i + 2j + का 3k, और लैम्डा लगा दो बी वेक्टर की वैल्यू 3i + 2j - का 2k। सबको आ रहा है समझ में यहाँ तक, ए वेक्टर की वैल्यू, ये बी वेक्टर की वैल्यू। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से समझ लें, यहाँ से जो 3D स्टार्ट होती है वो केवल फार्मूले बेस पर है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सवाल कर पाएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप यकीनन सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात मानेंगे आप कि आप अब यहाँ से जैसे पहला फार्मूला है, एक कोई कॉपी बना लीजिए या कोई डायरी वगैरह आपके पास हो, तो वहाँ पर आप क्या करिए, एक साथ फार्मूले सारे लिख लीजिए। पहला फार्मूला आया है कि एक बिंदु से जाने वाले और एक के समांतर, एक बिंदु से जाने वाले ए से और बी के क्या हो, समांतर, और समांतर वाले को आप कोशिश करना हमेशा बी मानना, और जिससे रेखा जा रही है उसको हमेशा ए मानने की कोशिश करना। तो एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से देखें तो जो ए पॉइंट है उससे रेखा गई है, यानी जाने वाले को हम लोग ए कह रहे हैं, और जिसके समांतर जा रही है उसको क्या माना गया है, बी। और वो कहाँ पे लिखा गया है, लैम्डा के साथ लिखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा भी आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी बात मानेंगे आप सभी लोग, फार्मूले एक साथ सब लोग लिखते चले जाना, ठीक है।
चलिए तो यहाँ तक आ गए सब लोग। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ता है हम लोग अब 5th की तरफ। ये रेखा का सदिश समीकरण है। अब अगर आपसे कहा जाए अगला सवाल, देखो बिंदु जिसकी स्थिति इतने से जाने वाले और सदिश इतने की दिशा में जाने वाले सदिश का कार्तीय समीकरण बताओ। सदिश तथा कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जरा ये भी ध्यान से देख लें। कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण आपको क्या करना है कि x माइनस a1 बटे b1 बराबर y माइनस a2 बटे b2 बराबर z माइनस a3 बटे b3। जहाँ पे a1 a2 आप जो देख रहे हो, मैंने बताया था a वाला जो पॉइंट है उससे रेखा जा रही होगी और b वाला पॉइंट जो उसके समांतर जा रही होगी उसको लिखना है। अब a कोई वेक्टर रहा होगा तो उसका वेक्टर का i के आगे का ये है, j के आगे ये लिखा होगा, k के आगे a3 जो लिखा होगा उसको कहेंगे। b वाले में आप देख रहे हो अभी जो सदिश दिया गया था उसमें जो i के आगे लिखा है वो b1 होगा, जो j के आगे लिखा होगा वो b2 और जो k के आगे लिखा होगा उसको b3। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा। एक स्थिति सदिश ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों दी गई है 2i माइनस जे प्लस का 4k। अब इसका आप कंपेयर करना हमेशा इससे a1i माइनस a2j प्लस का a3k। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो जो a1 का मान है वो 2, a2 का मान है वो 1, यहाँ प्लस लगा देना, हाँ a2 का मान है -1 और a3 का मान है, हमेशा प्लस से के साथ ही कंपेयर कराना। इसी प्रकार से आप b वाले वेक्टर का मान लिख सकते हो। b वेक्टर की वैल्यू यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आपको गिवन है सवाल में i प्लस 2j माइनस k का। तो यहाँ से b वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस का b3k। तो यहाँ से कह सकते हैं b1 की वैल्यू i के आगे क्या लिखा है 1, i के आगे 1, b2 की वैल्यू 2 और b3 की वैल्यू -1 है। ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है। जो पहला पॉइंट दिया जाएगा उसको ए वेक्टर से उसके कंपेयर कराओगे और वहाँ से आप क्या पता कर पाएंगे कि उसके पॉइंट क्या है, उसके पॉइंट निकाल लेंगे वहाँ से a1 a2 a3। और दूसरा जो वेक्टर दिया जाएगा उसको आप b कहोगे और वहाँ से उसके हम लोग क्या करेंगे b1 b2 b3 निकाल लेंगे। और जैसे आ गए अब आपसे पूछा क्या है कि सदिश समीकरण क्या है और कार्तीय समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सदिश समीकरण, एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण आप लिखोगे सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या है कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों ये है 2i माइनस जे प्लस का 4k प्लस लैम्डा b वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों दी गई है सवाल में i प्लस 2j माइनस का k। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिख दी गई है। फॉर्मूला आप जानते हो, एक बिंदु a से जाने वाले और b वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण जो होता है वो r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b वेक्टर। a की वैल्यू ये दी, बस सवाल में लिख दिया है मैंने और b वेक्टर की वैल्यू लिख दी। ये सदिश का रेखा का सदिश समीकरण है। कार्तीय समीकरण कैसे लिखोगे इसको भी ध्यान से देखते हैं। अब लिखेंगे आप रेखा का कार्तीय समीकरण। आप देख रहे हो फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण में मेरे दोस्तों क्या लिखा है x माइनस a1 की वैल्यू क्या आई है 2 अपॉन b1 की वैल्यू क्या आई है 1 बराबर y माइनस a2 की वैल्यू क्या है माइनस प्लस का 1 अपॉन b2 की वैल्यू 2 है। z माइनस a3 की वैल्यू क्या आई है 4 अपॉन b3 की वैल्यू -1। ये मेरे प्यारे दोस्तों है रेखा का कार्तीय समीकरण, जहाँ से a1 a2 आपको a3 कैसे पता चलेंगे, जिससे रेखा जाती उस पॉइंट को लिखेंगे। i के आगे लिखा हुआ अक्षर a1 कहलाएगा, j के आगे लिखा हुआ अक्षर a2 कहलाएगा और k के आगे लिखा हुआ अक्षर a3 कहलाएगा। और जिसकी रेखा समांतर गई थी उसको हम लोग b मानते हैं और b के आगे जो पहला अक्षर लिखा होगा वो b1, j के आगे लिखा होगा b2, k के आगे लिखा हुआ अक्षर b3। और इस रेखा का कार्तीय समीकरण फॉर्मूला लगाइए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ रहे हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाती है और रेखा इतने के समांतर है। तो ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपको गिवन है -2 4 -5 और रेखा का समीकरण जो आपको दिया है और इतने के रेखा का समीकरण जो समांतर है, इसको समांतर का साइन कहते हैं। किसके समांतर है? x + 3/3 y - 4/5 बराबर z + 8/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेखा का समीकरण जो इतने के समांतर है, आप जानते हो अभी मैंने आपको एक समीकरण बताया था x - a1/b1 y - a2/b2 बराबर z - a3/b3। आपको मैंने ये सदिश अभी समीकरण बताया था। कौन सा समीकरण? ये सदिश का कार्तीय समीकरण कहलाता है या रेखा का कार्तीय समीकरण है। सदिश समीकरण में वेक्टर चलता है, कार्तीय समीकरण आपको कहीं पर वेक्टर नहीं मिलेगा, x y z हमेशा देखने को मिलेगा। नीचे जो पॉइंट लिखे होते हैं वो हमेशा समांतर वाले पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग b से डिनोट किए थे, और ऊपर जो पॉइंट लिखे होते हैं वो हमेशा रेखा जा रही होती है जिसको हम लोग वो लिखे होते हैं, और इसके बाद वो उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? a1 a2 और a3 से। तो इसके समांतर, तो समांतर वाले पॉइंट तो आपको पहले से गिवन है, बस जाने वाले पॉइंट किससे जा रहे हैं? इससे जा रहे हैं। तो ये a1 a2 a3 की वैल्यू हो गई। तो क्या आंसर आ जाएगा? x - a1 की वैल्यू -2 तो माइनस प्लस, और इसी के समांतर, तो समांतर पॉइंट ऊपर थोड़ा लिखे हैं, नीचे लिखे हैं। मैंने आपको पहले बताया समांतर में हमेशा नीचे लिखे हैं। अगर सदिश की बात करें तो वो b वाला होता है, लैम्डा के जो बाद लिखा होता है। तो क्या आ जाएगा? 3 y - a2 की वैल्यू क्या है? 4 b2 की वैल्यू क्या है? 5 z - a3 की वैल्यू क्या? माइनस प्लस का 5 और y3 की वैल्यू क्या है? 6। फिर से एक बात समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि जिससे रेखा जा रही थी समांतर में, समांतर वाला समीकरण हमेशा कार्तीय समीकरण में कहाँ लिखा होता है? वो नीचे लिखा होता है। तो रेखा आ गया ऐसा समीकरण बताओ जो इसके क्या हो? समांतर हो। तो समांतर हो यानी कि ये 3 5 6 किसके समांतर हो के, तो समांतर वाले तो वही रहेंगे, बस जिससे जा रही थी उस वाले पॉइंट को चेंज करना है। अब हमें किससे समीकरण को ले जाना है? इससे ले जाना है, जबकि ये वाला जो समीकरण था वो किससे जा रहा था? 3 4 ऐसे जा रहा था, जो कि हमारे पॉइंट नहीं थे। उसने कहा था इस बिंदु से जाए, तो इस बिंदु से मतलब a1 a2 a3 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। आप फार्मूला को मैंने अभी बताया था आपको, ये फार्मूला b1 b2 b3 की जगह ये लिख दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास आज समझ में आई होगी। कुछ सवाल रह गए हैं, इसको हम लोग अभी करेंगे कल की क्लास में, और अभी हम लोग मिलते हैं कुछ देर बाद। बाय, गुड नाइट।